ये आपको स्टीयरिंग का कंपोनेंट्स दिखा रहा है, ये आप देख रहे होगे स्टीयरिंग है, ठीक है, जिसे आपने देखा ये गाड़ी में। और ये वर्टिकल जो रॉड जा रही है इसको बोलते हैं स्टीयरिंग कॉलम, ठीक है। ये आपका लगा हुआ है पावर स्टीयरिंग। अब पहले क्या होता था, हाइड्रोलिक लगता था, आजकल क्या है ये इलेक्ट्रिक का भी हो गया है, ठीक है। इलेक्ट्रिक वाला भी हो गया है, मोटर से चलने वाला। तो मोटर से भी पावर आपकी ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है। गाड़ी चल रही है, गाड़ी से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो बैटरी भी चार्ज कर रहा है और इसको भी चलाने में काम आता है मोटर को। तो आजकल मोटर भी यूज़ होती है, पहले हाइड्रोलिक वाला यूज़ होता था, अब मोटर भी यूज़ हो रही है जो एक्स्ट्रा पावर आपको देगा। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा पावर लगाने की ज़रूरत नहीं है, कम पावर लगाओगे तो यहाँ पे बाकी पावर ये हेल्प करेगा इस पूरी चीज़ को मूव कराने के लिए। अब ये जो दिख रहा है आपको, ये ब्लू ग्रीन कलर का, ये आपका क्या है, ये आपका टाई रॉड है। अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा एक एक बारी बारी करके, ठीक है। ये स्टीयरिंग कॉलम है, यहाँ गियर लगा हुआ है। अब वो एक बार जूम करके दिखाएंगे तो पता लग जाएगा। जैसे राइट टर्न लिया तो किस तरह से मूवमेंट हो रही है, लेफ्ट टर्न लिया तो कैसे मूव हो रही है। यहाँ पे रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट है। सर वीडियो में आवाज नहीं आ रही। क्या हुआ? वीडियो में आवाज नहीं आ रही। अब नहीं आ रही आवाज? यस। आवाज तो यार मैंने अभी कर रखी है, मैं तो कुछ छेड़ा भी नहीं आपसे पूछ के। इनके यार प्रॉब्लम ही है फिर इसका मतलब। चलो मैं बताता जाता हूँ, पीछे कर रहा हूँ। यहाँ से स्टीयरिंग, ये पावर स्टीयरिंग मैकेनिज्म, ये स्टीयरिंग मैकेनिज्म, ठीक है। अब ये स्ट्रेट चल रहा है। अगर आप देखोगे कि व्हील को अगर आप टर्न करोगे तो ये टर्न करना शुरू कर देगी, है ना, यही बोलते हैं ना। कई बार क्या होगा कि आपकी गाड़ी को अगर आप सिर्फ टर्न करोगे तो कई बार अरेंजमेंट इस तरह का लगा होगा कि आप सिर्फ व्हील को टर्न कर दो तो आपकी गाड़ी टर्न करेगी, ऐसा जरूरी नहीं है। इस तरह से करेगी कई। तो उसके लिए फिजिक्स आपको समझनी पड़ेगी कि व्हील की फिजिक्स क्या है, कि टर्न करने के बाद भी टर्न क्यों नहीं कर रहा, गाड़ी आपकी टर्न क्यों नहीं कर रही। तो उसका रीजन आपको ये बताएगा अभी, ठीक है। ओ, ऊपर करूँगा। बोल रहा है जहाँ मैंने आपको बताया था व्हील जब भी रोल करेगा तो प्योर रोलिंग अगर चाहिए। हेलो, कोई कह रहा है कुछ? प्योर रोलिंग अगर चाहिए तो प्योर रोलिंग के केस में आपका यहाँ पे कोई स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए। तो स्लिपिंग ना हो तो उसके लिए क्या चाहिए, वेलोसिटी यहाँ पे जीरो चाहिए। तो एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पॉइंट पे अब लग आपको रहा है कि ये तो रोल कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी तो है, लेकिन जब आप इसको देख रहे हो तो वह, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी कैसे जीरो है, क्योंकि ये रोटेट भी कर रहा है और ट्रांसलेटरी मोशन भी ले रहा है। ये आगे की तरफ गाड़ी व्हील जो है आगे मूव भी कर रही है, तो दोनों का कॉम्बाइंड इफेक्ट इसके वेलोसिटी को जीरो रखता है। क्योंकि जब ये रोल करेगा, मान लो ये सेंटर के अबाउट ये रोल कर रहा है, जैसे प्रिंट स्क्रीन ले रहा हूँ। अब ये देखो यहाँ पे अगर ये रोल कर रहा है, रेड कलर से दिखा देता हूँ, ये रोल कर रहा है आगे की तरफ इस तरह से, तो इधर जो वेलोसिटी है वो किस साइड है, आगे की तरफ है। लेकिन अगर मैं नीचे का पॉइंट लूँ जहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो रोलिंग की वजह से जो रोटेट कर रहा है, क्योंकि ये ऐसे घूमता हुआ आ रहा है, तो इस टाइम पे इधर की वेलोसिटी किधर है, इस तरफ, ठीक है। तो ये पीछे की तरफ है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट ट्रांसलेटरी मोशन भी ले रहा है, रोटरी मोशन के साथ ट्रांसलेटरी मोशन भी ले रहा है। तो यही वाला पॉइंट भी साथ में आगे भी घूम रहा है। तो ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से आगे भी वेलोसिटी लग रही है और रोटरी मोशन की वजह से पीछे वेलोसिटी लग रही है। तो इसकी इस पर्टिकुलर पॉइंट की वेलोसिटी, ये पर्टिकुलर पॉइंट की वेलोसिटी कितनी रहेगी, जीरो हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी पॉइंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज जीरो। तो इस तरह से ये इसको बात को प्रूव कर रहा है, ठीक है। तो ये आपकी फिजिक्स, और यही वेलोसिटी जीरो है अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में, तो ये ही इंश्योर करता है कि अगर वेलोसिटी जीरो है तो इसका मतलब ये आपकी स्लिपिंग नहीं, विद जीरो वेलोसिटी को, ठीक है। रोटरी मोशन भी है और ट्रांसलेटरी
मोशन साथ में रोटरी मोशन, तो आगे तो एडअप होगा। देखो आगे यहाँ की मोशन आपको ज़्यादा दिख रही होगी और यहाँ की मोशन आपको कम दिखेगी, क्योंकि ये दोनों काउंटर बैलेंस कर जाएगा जब ये रोटरी वाला और ट्रांसलेटरी मोशन नीचे नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन ऊपर एड ऑन होगा। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए इसलिए कैंसिल आउट। अब यही चीज हम गाड़ी को चलाने की स्टीयरिंग के टाइम पे। अब ये एक हाइपोथेटिकल केस ले टर्न ले रहे हैं, हाइपोथेटिकल केस है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर आप टर्न ले रहे हो और टर्न लेने के बाद ये सीधी ही चली जा रही है, मान लो टर्न ले रहे हो ये सीधी चल रही है, तो ये सीधी तभी चल पाएगी जब यहाँ पे स्लिपिंग होगी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। तो कैसे रोटेशनल मोशन की वजह से ब्लू कलर इसलिए दिखा रहा है ताकि रोटेशनल, तो रोटेशनल मोशन कैसा हो रहा है, उसकी वेलोसिटी नीचे वाले पॉइंट पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में पीछे की तरफ लग रही है, लेकिन गाड़ी क्योंकि सीधी चल रही है तो सीधी ट्रांसलेशन मोशन सीधी है, तो इसका कुछ कंपोनेंट तो बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि जब इसका वेक्टर बनेगा इस साइड में तो वो रोटरी वेलोसिटी को बैलेंस करेगा, लेकिन आगे वाला कंपोनेंट बैलेंस नहीं कर रहा जो आगे स्लिप कर रहा है, क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं। इस टाइम पे कैंसिल नहीं होगा। अब ये कैंसिल आउट नहीं होगा क्योंकि सेम अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, कोलिनियर नहीं है और सेम डायरेक्शन में नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है एंड इक्वल नहीं है, तो इस वजह से क्या होगा, ये यहाँ पे कुछ पोर्शन आपका बैलेंस इस साइड बचा रह जाएगा, तो जब बैलेंस बचेगा तो इसका मतलब यहाँ पे स्किडिंग होगी यानी स्लिपिंग होगी, तो ये सीधा तभी चल सकता है जो कि हाइपोथेटिकल केस है कि वो स्लिप हो, जो ड्रिफ्ट करती है गाड़ी को तो वो इसी बेसिस पे हो स्लिप। अब ये कह रहा है कि अगर आपको टर्न लेना है व्हीकल को तो उसके लिए यहाँ पे स्लिपिंग नहीं चाहिए, और स्लिपिंग नहीं चाहिए उसके लिए आपको ये जो वेक्टर आगे का ट्रांसलेटरी मोशन का वो सीधा नहीं होना चाहिए, जबकि व्हील जिस डायरेक्शन में करोगे उस डायरेक्शन में ट्रांसलेटरी मोशन लगना चाहिए, तो स्टेयरिंग की वजह से जो पावर आपको मिलेगी वो आप इस डायरेक्शन में दोगे ताकि वो स्लिप ना करे और प्योर रोल करते हुए विदाउट फ्रिक्शन यहाँ पे वेलोसिटी पॉइंट जीरो रखते हुए आगे की तरफ मूव करे, तो टर्न लेंगे तो आप टर्न करेंगे। अब ये तभी पॉसिबल है जब एक पर्टिकुलर पॉइंट जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेंटर है, जिसके अबाउट अगर मैं इसको परपेंडिकुलर बनाऊँ, इसको परपेंडिकुलर बनाऊँ इस व्हीकल्स के सेंटर से, इस व्हील के सेंटर से, अब इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस सेंटर, जो आपने थ्योरी ऑफ मशीन में पढ़ा था, ठीक है। यहाँ ये नहीं बताएगा कि ये क्या है, लेकिन इंस्टेंटेनियस सेंटर क्या होता था, हर पर्टिकुलर पॉइंट पे एक सेंटर होगा जिसके अबाउट व्हील आपका टर्न ले रहा होगा, तो ये एक सेंटर है जिसके अबाउट आपका सारे चारों व्हील का सेंटर जो है उससे एक्सिस अगर पास करें तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, वो पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट ये पूरा व्हील अगर रोटेट करेगा तभी आपका व्हील जो है वो टर्न लेगा, नहीं तो नहीं ले पाएगा। तो इसीलिए स्टेयरिंग हमारी इस तरह से बननी चाहिए कि वो टर्न जब ले तो व्हील इस तरह से एंगल पे टिल्ट हो। देखो अगर ध्यान से देखो तो ये टायर कम टिल्ट, ये ज़्यादा एंगल टिल्ट किया है, ये वाला टायर देखो थोड़ा कम एंगल टिल्ट किया, वर्टिकल के साथ इतना एंगल टिल्ट किया, तो हर व्हील को कुछ एंगल टिल्ट करना पड़ा और इस तरह से टिल्ट करना पड़ेगा कि उसके सेंटर से पास करती हुई एक्सिस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। समझ में आया नहीं, जैसे ये पर्टिकुलर पॉइंट है वो सेंटर, अब ये टर्न ले सकता है ऐसे जब तक ये सेंटर पॉइंट के अबाउट एक पर्टिकुलर सेंटर के अबाउट चारों टर्न, इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ करेक्ट स्टेयरिंग। ठीक है, और चारों व्हील का क्या होना चाहिए, जो मैंने अभी आपको बताया कि ट्रांसलेटरी मोशन और रोटरी मोशन दोनों बैलेंस होनी चाहिए, सेम अपोजिट एंड इक्वल होनी चाहिए, कोलिनियर होनी चाहिए, तो जो ये वाला पार्ट है सीधा ऐसे नहीं होना चाहिए, इसके बिल्कुल इसी लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए, मतलब आगे की तरफ, तो उससे क्या होगा तभी टर्न होगा, तो चारों व्हील इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब ये कह रहा है कि कंडीशन क्या है टर्न करने की, कि वही वाली बात कह रहा है घुमा के कि पीछे वाला जो रेयर एक्सेल है उससे जो सेंटर से पास करती हुई लाइन है, आगे वाले व्हील की दोनों की सेंटर लाइन वो एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, और वो पर्टिकुलर पॉइंट इस एक्सिस के जो रेयर एक्सेल है, रेयर एक्सेल के पास मतलब यानी पीछे वाले व्हील के सेंटर से जो एक्सिस जा रही है उस पे ही इंटरसेक्ट करे, यानी तीनों लाइनें एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, वो कॉमन पॉइंट कहलाएगी। ऐसा नहीं होगा कि ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट करें, इन दोनों का कॉमन पॉइंट यहाँ बन जाए, उसको हमेशा इस लाइन पीछे वाली एक्सिस पे ही इंटरसेक्ट करना है, तो वो सेम इस तरह से होगा।
दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ करेक्ट स्टीयरिंग और प्रिंसिपल ऑफ स्टीयरिंग। कई बुकों में करेक्ट स्टीयरिंग बोल देते हैं, प्रिंसिपल ऑफ करेक्ट स्टीयरिंग, किसी कई जगह पे प्रिंसिपल ऑफ स्टीयरिंग। मतलब बात एक ही है कि स्टीयरिंग करनी है तो ये प्रिंसिपल आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ से देखोगे तो दोनों एंगल जो टर्न कर रहा है, दोनों व्हील जो टर्न कर रहा है, ये एंगल और ये एंगल दोनों अलग अलग है, सेम नहीं है। मैंने अभी आपको दिखाया, ठीक है ना। अगर ये सेम होता तो ये इसकी सेंटर लाइन ऐसे जाती, इसकी सेंटर लाइन, दोनों पैरेलल ही रहती और सेम एंगल बनाती। लेकिन सेम एंगल नहीं है। देखो यहाँ से वर्टिकल के साथ ये वाला एंगल देख लो इस लाइन का, और इस वाली लाइन का जो लेफ्ट वाला व्हील है उसका एंगल देखो। जो पास वाला है उसका ज़्यादा है, दूर वाले का थोड़ा कम है। का अगर स्टीयरिंग करनी है आपको, तो हमेशा आपकी जो दोनों व्हील हैं वो दोनों डिफरेंट एंगल पे ही टर्न करनी चाहिए, ताकि उसका कॉमन पॉइंट एक बन सके। अगर कॉमन पॉइंट तभी बनेगा जब इन दोनों का एंगल अलग अलग होगा। अगर सेम एंगल रखोगे तो पैरेलल हो जाएगी सेंटर लाइन, ठीक है ना। इसीलिए हमें ये चाहिए कि अगर करेक्ट स्टीयरिंग करनी है, व्हीकल को टर्न करना है, तो आपका दोनों पॉइंट, दोनों व्हील जो है वो कम अलग अलग एंगल पे टर्न हो। अब ये स्टीयरिंग पूरा, अब जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो ये है स्टीयरिंग। अब सबसे पहले जो मैनुअल वाले टाइप का होता था उसे रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म बोलते थे। तो रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म क्या था? रैक और पिनियन आप सबको मालूम होगा क्या होता है भाई? सबको मालूम है रैक एंड पिनियन क्या होता है? एक बार हाँ या ना बोल दो कोई। आपने यस फ्यूरियो सर, में पढ़ा है, यस सर, पता है। यस ठीक है सर। ना। हाँ, तो इसमें रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म लगा हुआ है। अब यहाँ पे ये रहा, ये ग्रीन कलर का जो रैक है, इसमें गेयर टीथ बने हुए हैं, और ये छोटा सा गोल सा, ये ऑरेंज कलर का आउट एंड वाला पोर्शन है, ये एक छोटा गेयर है जिसको पिनियन बोल रहे हैं। तो रैक होता है स्ट्रेट गियर, तो वो स्ट्रेट गियर ये रहा टाई रॉड पे। और ये आपका है, ये जो शाफ्ट आ रही है इसके ऊपर एक छोटा सा गियर बना हुआ है जिसको हम कह रहे हैं यहाँ पे वो पिनियन। छोटे वाले गियर को पिनियन बोलते हैं। और दोनों अगर आपस में मैच करें तो उसको रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट या रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म बोलते हैं। तो यहाँ पे वही लगा हुआ है रैक एंड पिनियन, इसलिए इसका नाम है। देखो रैक है, ठीक है। ये ऐसे आगे पीछे लेफ्ट साइड में जब भी आप टर्न करोगे, स्टीयरिंग व्हील घुमाओगे तो आपका वो गियर घूमेगा, गियर घूमेगा तो ये रॉड घूमेगी, रैक घूमेगा, या तो लेफ्ट जाएगा या राइट जाएगा, उसके हिसाब से आपकी स्टीयरिंग होगी। ये जब आप स्टीयरिंग घुमाते हो ऊपर से तो उसकी वजह से वो जो स्टीयरिंग कॉलम है वो घूमता है, उसकी वजह से ये शाफ्ट घूमती है, शाफ्ट घूमने से ये पिनियन घूमेगा, पिनियन घूमेगा, उसके हिसाब से ये रैक घूमेगा। तो लेफ्ट टर्न लोगे तो लेफ्ट साइड घुमाओगे तो लेफ्ट घूमेगा, राइट साइड घुमाओगे तो स्टीयरिंग आर्म कहलाता है, ठीक है, व्हीकल का। ये ऐसे इसी के ऊपर आपका व्हील अलाइन अरेंज किया जाता है। तो ये आर्म है, स्टीयरिंग आर्म है। नाम याद रखना क्योंकि अब मैं जब पढ़ाऊंगा तो यही सब काम आएगा आपके। इसके अलग अलग कंपोनेंट्स बता रहा है स्टीयरिंग मैकेनिज्म के। तो ये आर्म है, स्टीयरिंग आर्म, जिसके ऊपर आपका क्या होता है, व्हील माउंट होता है। और ये सिर्फ ब्लू वाला पार्ट जो स्टीयरिंग आर्म है, ये सिर्फ रोटरी मोशन रखता है, तो रोटेट कर सकता है ये सिर्फ, और कुछ नहीं हो। ये ऐसे रोटेट करेगा। अब इस एक्सिस, ये सेंटर वाली रेड लाइन के अबाउट रोटेट कर रहा है, देखो ऐसे ये रोटेट कर। अगर आप देखो ये रोटेटरी मोशन। अब ये कार फ्रेम है, ये स्टीयरिंग आर्म जो है ये आपके कार के फ्रेम के साथ इस तरह से कनेक्टेड होगा, ठीक है। अब इस ये एकदम rigid रहेगा क्योंकि ये कार का फ्रेम है। तो इससे क्या होगा, ये सेंटर के अबाउट हम फिक्स कर देंगे, तो इसका मतलब ये पूरा जो है ब्लू वाला रोटरी मोशन ही ले सकता है इसके अबाउट, क्योंकि ये चीज़ तो हिलेगी नहीं। तो इससे ये कंफर्म हो जाएगा कि आपका व्हील जो है वो सिर्फ ऐसे रोटरी मोशन लेगा इसके अबाउट, इस सेंटर के अबाउट, ठीक है। और ये है आपका टाई रॉड, ये अलग कम एक और पार्ट है। टाई रॉड आपका रैक को स्टीयरिंग आपके साथ जोड़ता है। एक टाई रॉड लेफ्ट साइड में, एक टाई रॉड राइट साइड। अब ये इसमें रोटेशनल मोशन भी हो रही है और ट्रांसलेशनल मोशन भी होता है, दोनों मोशन हो रही है मिक्स। ये इस सेंटर के अबाउट रोटेट भी कर रहा है, और ट्रांसलेटरी मोशन ऐसे जब हम रैक लेफ्ट साइड जा रहा है तो इस साइड भी जा रहा है,
जब ये ट्रैक इस साइड जाएगा तो ये इस साइड भी जाएगा, तो लेफ्ट राइट मोशन भी हो रही है, तो ट्रांसलेटरी मोशन भी हो रही है और आपका रोटरी मोशन भी हो रही है। तो अब देखो, जब आप व्हील को घुमाते हो, लेफ्ट साइड घुमाते हो, तो आपका कैसे हो रहा है, मान लो आपने लेफ्ट साइड घुमाया, अगर आप गाड़ी में इस साइड बैठे हो, इधर बैठे हो, तो आप लेफ्ट आपका ये होगा, ये आपका राइट होगा। भाई उल्टी साइड बैठे हो ना, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ये ऊपर स्टेयरिंग है, ये आगे फ्रंट टायर है, तो हम ऊपर से टॉप व्यू देख रहे हैं, यहाँ पे आप बैठे हो इस साइड मुंह करके, तो ये आगे का फ्रंट है, तो आपका राइट वाला कौन सा, लेफ्ट वाला कौन सा हुआ, इस साइड वाला, राइट ये वाला हुआ। अब उसके हिसाब से जब लेफ्ट वाली टर्न ले रहे हो तो लेफ्ट साइड घुमा दिया, देखो इस साइड घुमा रहे हो आप, देखो ये चीज़ जो है वो इस साइड घूम रही है आपकी स्टेयरिंग, तो जब स्टेयरिंग इस साइड घूम रही है तो ये आपका रैक किस साइड घूम रहा है, इस साइड घूम रहा है। जब इस साइड घूमेगा तो स्टेयरिंग जो होगी इस एक्सिस के अबाउट, इस वाले ये वाला व्हील इस एक्सिस के अबाउट इस साइड टर्न करेगा, ये वाला व्हील आपका इस एक्सिस के अबाउट टर्न करेगा। और इस तरह से हमें ये अरेंजमेंट बनाना है, टाई रॉड, स्टेयरिंग कॉलम और आपका स्टेयरिंग और ये आपका रैक एंड पिनियन इस तरह से बनाना है कि आपका व्हील जब टर्न ले तो इन दोनों का सेंटर लाइन, जो व्हील की सेंटर लाइन, ये रेड वाली और ग्रीन वाली दोनों एक ही कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, और वो कॉमन पॉइंट पीछे वाले रेयर एक्सेल की व्हील की सेंटर लाइन के ब्लू वाली लाइन पे ही आपका इंटरसेक्ट करे। ठीक है, तभी ये प्रिंसिपल ऑफ स्टेयरिंग को सेटिस्फाई करेगा और तभी आपका व्हीकल जो है वो टर्न ले पाएगा। अब इसी वजह से ये जब तक ये चीज सेटिस्फाई करेगी तो आपकी गाड़ी स्लिप नहीं करेगी, प्रॉपर टर्न लेगी। अब सबसे पहले मैनुअल वाला देखते हैं कि मैनुअल, ठीक है, क्योंकि आपने जो भी स्टेयरिंग कर रहे हो वो पूरा शाफ्ट को उतना ही रोटेट करना पड़ेगा, आपका ये पिनियन उतना ही मूव करेगा, उसके हिसाब से आपका ये रैक। कहीं पे भी हमने हाइड्रोलिक सिस्टम या पावर को कम, आपको यहाँ कम पावर फोर्स लगानी पड़े और यहाँ पे आपका फोर्स कंपनसेट हो जाए, एक्स्ट्रा फोर्स मिल जाए, वो नहीं हो पा रहा था। तो ये रैक एंड पिनियन जो था वो मैनुअल स्टीयरिंग थी, लेकिन अब पावर स्टीयरिंग में क्या होगा, अलग से एक कंपोनेंट लगाएंगे। ठीक है, ये कंपोनेंट आपका, ये है पावर स्टीयरिंग। पहले एक हाइड्रोलिक वाला होता था, अब हाइड्रोलिक की जगह मोटर वाला भी है, तो ये मोटर लगी हुई है, उसी से आपकी इलेक्ट्रिकल सप्लाई मिलेगी, उससे ये गियर मूव करेगा, तो वो देखो कैसे होता है। इससे आपका एफर्ट कम लगेगा। ये ब्रशलेस डीसी मोटर है, ब्रशलेस बोल रहा है, आपने डायरेक्ट करंट वाला डीसी जनरेटर वगैरह पढ़े थे, उसमें ब्रश बताते थे, ब्रश यूज होते, तो वो ब्रशलेस डीसी मोटर ही है एक तरह से। अब उसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है आपको। जब आप यहाँ से थोड़ा फोर्स लगाओगे तो ये फोर्स को, यहाँ पे क्या होता है, इसके साथ ना माइक्रो कंट्रोलर यूनिट भी लगा होता है, एमसीयू। जो आपने देखा ना एक अभी रेक्टेंगल बॉक्स लगा हुआ था, वो एमसीयू है। वो क्या करता है, आपका जितना आप फोर्स लगा रहे हो, जिस डायरेक्शन में लगा रहे हो, कितना टॉर्क लगा रहे हो, उसको वो सेंस कर लेता है, और किस डायरेक्शन में लगा रहे हो, और उसके हिसाब से उसमें एक्स्ट्रा फोर्स एक्स्ट्रा टॉर्क देके उसको टर्न करता है, तो इसलिए आपको कम फोर्स की जरूरत पड़ती है। ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों घूम सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे भी एक रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट है, जब ये मोटर घूम रही है तो ये सीधा वाला है, ये आपका रैक है, और ये आपका पिनियन है, क्योंकि ये इसका रेडियस छोटा है, इसका रेडियस बड़ा है, क्योंकि ये स्ट्रेट है। अब ये इसी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल चिप का, तो ये टॉर्क, ठीक है, स्टेयरिंग एंगल कितना दे रहे हो आप, ये सारी स्टेयरिंग व्हील की स्पीड कितनी है, जब टर्न कर रहे हो तो कितनी स्पीड से टर्न, ये तीनों चीज़ों को सेंस करता है, और उसके हिसाब से फिर ये मोटर को सिग्नल देता है। ठीक है, और वो मोटर सिग्नल देता है, उससे ये पावर आपको एक्स्ट्रा मिलती है, तो ये जो रैक है उतनी और एक्स्ट्रा स्पीड से घूमेगा, जितनी एक्स्ट्रा स्पीड से घूमेगा उतनी एक्स्ट्रा स्पीड से ये पिनियन आपका मूव करेगा, क्योंकि ये पिनियन आपका इस स्टेयरिंग कॉलम पे कनेक्टेड है, तो वो एक्स्ट्रा फोर्स की वजह से वो भी घूमना शुरू कर देता है। जो आप अगर लेफ्ट साइड में टर्न कर रहे होगे तो लेफ्ट साइड में और एक्स्ट्रा टर्न लेके ये घूमना शुरू कर देगा, तो आपको कम फोर्स लगानी पड़ेगी। अगर आप कभी देखो तो गाड़ी को बंद करके देखना, गाड़ी अभी आपके घर में जो गाड़ी होगी कार वगैरह, उसको आप बंद करके देखोगे, तो बंद करके आप स्टेयरिंग घुमा के देखना, आपसे घूमेगी नहीं, बहुत ज़्यादा ताकत लगेगी। उसका रीज़न ये है कि वो तब ये एक्स्ट्रा फोर्स नहीं दे रहा है, इसलिए बड़ी ताकत लग रही है। और जब जैसे ही आप ऑन कर देते हो गाड़ी को, तो ऑन करने के बाद ये चीज़ को इलेक्ट्रिसिटी मिलने लग जाती है,
ठीक है। गाड़ी के इंजन से जो भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, फ्लाईव्हील से इसको भी एनर्जी मिलती है, इस वजह से तब ये चलता है। तो इससे पता लग जाता है कि आप फिर आपके लिए गाड़ी का टर्न करना आसान हो जाता है स्टीयरिंग का। तो उससे पता लग जाता है कि आपकी गाड़ी कैसी है, पावर स्टीयरिंग है कि नहीं है, ये इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। और इसके सिग्नल के बेस पे जितना टॉर्क इसको चाहिए उतना टॉर्क ये देता है। टॉर्क बाद मूवमेंट है, अगर ये डायरेक्ट कनेक्ट कर देगा इसको, ये पूरी रोड एक सीधी की सीधी पूरी रहती तो आपके लिए दिक्कत हो जाती। अब इसमें एक कमी है, अगर मान लो, अगर मैं ये स्टीयरिंग कॉलम सीधा सीधा पूरा रखता, अगर ये सही है स्टीयरिंग कॉलम, तो एक दिक्कत है। अगर मान लो आपका ये मोटर ख़राब हो गया, तो आप गाड़ी चला रहे हो और मोटर ख़राब हो गई, इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है लेकिन मोटर ख़राब हो गई, आपका क्या होगा, आप स्टीयरिंग कर ही नहीं पाओगे और आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये सबसे खतरनाक मामला है। तो इसलिए क्या किया, अगर मोटर फेल हो जाए बीच में कभी गाड़ी चलाते वक्त, तो हमें चाहिए कि ये वाली जो गियर है, इस वाले जो स्टीयरिंग कॉलम है उसके साथ वो सपोर्ट करे या ना करे, उस चीज़ को हम कंट्रोल कर सकें। इसीलिए बीच में क्या किया, अब ये वॉर्म और वॉर्म व्हील अरेंजमेंट लगा रखा है, जो रैक एंड पिनियन वाला बोल रहा हूँ। तो ये क्या बोलता है कि अगर आप इनपुट वाले को घुमाओगे, रैक को घुमाओगे, तो आपका ये बड़े वाला, ये वाला गियर आपका रोटेट करेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, अगर आप इसको घुमाओगे ना, तो ये नहीं घूमेगा। तो अगर ये इनपुट होगा तो ये नहीं घूमेगा। अभी समझना, तो मोटर से पावर इसको मिल रही है, ठीक है, और ये अगर घूमना बंद कर देगा तो इसको, आवाज़ आ रही है आपको? हेलो, आवाज़ आ रही है? यस सर। सर आवाज़ आ रही है इसकी, आ रही है। वीडियो की? वीडियो ही वीडियो नहीं क्यों आ नहीं रही। आ रही? ठीक है, मैं बता देता हूँ फिर, ठीक है। ओके सर। ये समझना कि अगर इसको इनपुट मिल रहा है रैक को, तो ये पिनियन को भी आपको मोशन मिलेगा। लेकिन अगर पिन आपको इसको इनपुट देना है, इसको इनपुट किससे दे रहे हो, स्टीयरिंग से, तो स्टीयरिंग से अगर इसको इनपुट दोगे तो ये रैक को नहीं दे पाएगा, मोटर को नहीं दे पाएगा, ठीक है। इस वजह से ये फंस जाए, दिक्कत आए, ये तो जैम कैसे हो होता जाएगा। है सर जब कि उस पे लिया जाएगा? मोटर फेल हो गया तो आपका ये जैम हो जाएगा, क्योंकि इससे मोशन इसमें ट्रांसमिट नहीं होगी। इससे मोटर से रैक में चली जाएगी, रैक से इसमें चली जाएगी। लेकिन आप जो स्टीयरिंग को घुमाओगे तो ये वाली चीज़ से इससे वापस इसमें नहीं आएगी कि आपका मोटर फेल हो गया तो आप कम से कम इसको घुमा दो तो ये इसको घुमा देगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो ये खतरनाक मामला है, जब एक्सीडेंट होने के चांस बन जाएंगे अगर मोटर फेल कर गई। इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया वो देखो, बोल रहा है कि ये जो वार्म गियर है ये डायरेक्टली कनेक्टेड होता ही नहीं है, ठीक है। ये जो शाफ्ट, ये जो स्टीयरिंग कॉलम था, ये डायरेक्ट पूरा का पूरा था ही नहीं, इसको बीच में फ्री कर दिया जाता है। गेम देखना, मैंने आपको बताया था जो ऑटोमोटिव ट्रांसमिशन में प्लानिटरी गियर था ना, वही यहाँ पे लगा दिया देखो। अब ये सन गियर लगा दिया स्टीयरिंग वाले को, और बाकी ये आपका कैरिज लगा दिया और इसके साथ गियर लगा दिए। अब उसमें आपने देखा था कि हम अलग अलग चीज़ को फिक्स करते हैं और अलग अलग चीज़ से आउटपुट मिल सकती है। और अंदर वाला जो रिंग गियर था उसको हमने बाहर वाले ये जो वॉर्म गियर है उसके साथ कनेक्ट कर दिया। अब मेरी बात सुनना, अगर स्टीयरिंग जब फेल हो रहा था, मोटर फेल हो रही थी, तो ये स्टीयरिंग को आप घुमाओगे क्योंकि इसी से आप कंट्रोल कर सकते हो। तो ये वाली चीज़ क्या करेगी, इसको घुमाएगी ऊपर वाले को, यही थी ना पहले वो। और ये वाला क्या करता है, इसको घुमाता है। लेकिन ये घुमा ही नहीं सकता क्योंकि इनपुट यहाँ से यहाँ नहीं जा सकती, इनपुट यहाँ से यहाँ जाएगी वॉर्म और वॉर्म व्हील अरेंजमेंट में। तो इसलिए क्या किया, बीच में काट के स्टीयरिंग कॉलम को यहाँ से काट दिया, यहाँ सन गियर लगा दिया और एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन लगा दिया। अब क्या होगा, जब आप स्टीयरिंग कॉलम को घुमाओगे तो ये सन गियर रोटेट करेगा, जब ये सन गियर रोटेट करेगा तो ये वाले गियर रोटेट करेंगे, ये वाले गियर रोटेट करेंगे तो रिंग गियर रोटेट करेगा, रिंग गियर करेगा तो फिर ये वॉर्म गियर भी रोटेट करेगा। अब चाहे इसको मोशन मिले या ना मिले, आपका मोशन कैरिज को पास ट्रांसफ़र हो सकता है, क्योंकि जब सन गियर को घुमाओगे तो आपका कैरिज भी मूव करेगा और आगे ये वाला मोशन भी मूव करेगा। तो तब आपकी मैनुअल फोर्स बढ़ जाएगी, ताकत आपको पूरी लगानी पड़ेगी, लेकिन आप कम से कम कंट्रोल कर लोगे, खतरा आपके लिए नहीं रहेगा। कि पहले जो
मोटर के फेलियर होने से बिल्कुल लॉक हो जा रहा था, जैम हो जा रहा था, क्योंकि यहाँ से मोटर पावर ट्रांसमिट नहीं हो पा रही थी। यहाँ वो हो जाएगी प्लेनेटरी गियर की हेल्प से। ठीक है, मोटर फेलियर हो गया मान लो। पहले अगर मोटर फेलियर नहीं होता तो पावर ऐसी जा रही होती यहाँ से, जो अभी ब्लू कलर से दिखाया कि यहाँ से इसमें आएगी, रैक से इसमें आएगी और सीधा यहाँ से ऐसे फुल होकर चली जाएगी। लेकिन अब अगर मोटर फेल हो गया, मान लो ये फेल हो गया, तो मोटर से पावर नहीं मिलेगी, तो आपको स्टीयरिंग से पावर मिलेगी और ये प्लैनेटरी गियर से सीधे सीधे आपकी निकल ये अंदर मूव करता रहेगा। देखो अब रिंग गियर चाहे बेशक ना रोटेट करे, प्लैनेटरी गियर रोटेट, ये सन गियर रोटेट कर रहा है, प्लैनेटरी रोटेट करेगा, कैरियर रोटेट करेगा और आपका मोशन ट्रांसमिट हो जाएगा। रिंग गियर फिक्स होने की वजह से वार्म गियर फिक्स ही रहेगा। तो अब ये फिक्स रहेगा तो इस पे असर तो वैसे भी नहीं कर पाता, तो उससे हमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी, दोनों आपस में जुड़े रहेंगे, लेकिन फिर भी मोशन देखो ट्रांसमिट हो रही है। ठीक है भाई, तो ये आपका था। ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जा रहा है इसको समझाने में ना, ज़्यादा डेप्थ में ही समझा रहा हूँ कुछ, कोई बात नहीं, अगले में थोड़ा सा कॉन्साइज करेंगे। अब ये बात समझना, यहाँ पे वीडियो तो आपने देख ली है, वीडियो में आपने पार्ट्स भी देख लिए। अब मैं बेसिक बताता हूँ कि प्राइमरी फंक्शन क्या है स्टीयरिंग का। स्टीयरिंग लगाते किस लिए, स्टीयरिंग के कंपोनेंट्स आपको पता लग गए। अब मैं जब भी बात, उसमें लिंकेज है कि नहीं है भाई, स्टीयरिंग में लिंकेज थे कि नहीं थे, आपने देखा था कैसे था। एक पहले आपका क्या था, आप यहाँ पे व्हील है मान लो, तो आपका यहाँ पे इसके सेंटर से एक चीज़ आ रही थी, वो थी स्टेयरिंग आर्म, फिर टाई रॉड आता था, फिर उसके बाद यहाँ पे रैक आता था ऐसे, ठीक है, ये टाई रॉड है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका पिनियन आता था, ये स्टेयरिंग कॉलम आता था, फिर स्टेयरिंग आती थी। ये अलग अलग कंपोनेंट्स जो हैं, इनके बीच में अलग अलग रिलेटिव मोशन है कि नहीं है, इनमें रिलेटिव मोशन हो रहा है। तो जिनके बीच में रिलेटिव मोशन होता है उसको आप थ्योरी ऑफ मशीन में लिंकेज कहते हो, है ना, लिंक कहते हो, लिंक कहते हो, मेंबर कहते हो, यही सब था ना आपका काइनेमेटिक लिंक। तो वो लिंकेज का कॉम्बिनेशन है, तो वही चीज़ बता रहा है। और ये क्या करता है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्टीयरिंग सिस्टम इज टू अचीव एंगुलर मोशन ऑफ द फ्रंट व्हील टू नेगोशिएट ए टर्न। तो एक टर्न लेने के लिए जो एंगुलर मोशन चाहिए वो हम अचीव करते हैं। और वो एंगुलर मोशन किस लिए चाहिए, दोनों व्हील का अलग अलग चाहिए, ताकि दोनों की सेंटर लाइन जो हो वो एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, और वो ऐसे पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे जो पीछे वाली व्हील है उन दोनों के सेंटर से पास करती हुई लाइन हो उसी पे हो, क्योंकि वो प्रिंसिपल ऑफ स्टीयरिंग है। तो वो हमें चाहिए ही चाहिए, वो लॉ को फॉलो करना ही पड़ेगा, तभी आपका व्हील टर्न ले सकेगा। तो टर्न लेते वक्त एक डिफरेंट एंगल हम अचीव कर सकते हैं फ्रंट व्हील का, उसके लिए हमें स्टीयरिंग यूज़ करते हैं, और वो स्टीयरिंग में डिफरेंट डिफरेंट लिंकेज लगाते हैं, जिससे हमारी रोटरी मोशन जो है वो किस में कन्वर्ट होती है, एंगुलर मोशन में, व्हील के। जब हम स्टीयरिंग को रोटेट करते हैं, स्टीयरिंग को हमने रोटेट किया, चाहे एंटी क्लॉकवाइज किया चाहे क्लॉकवाइज किया, उससे हमारा व्हील जो है वो टर्न हुआ लेफ्ट या राइट, तो आपने एंगुलर मोशन में कन्वर्ट किया रोटरी मोशन को। तो ये आपका स्टीयरिंग का मेन फंक्शन है। सेकेंडरी फंक्शन क्या है, अब आप मुझे ये बताना, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड, अब कीवर्ड से याद रखना, डायरेक्शनल स्टेबिलिटी, यानी टू प्रोवाइड डायरेक्शनल स्टेबिलिटी ऑफ द व्हीकल व्हेन गोइंग स्ट्रेट। अब आप मुझे बताओ, आपने कई बार गाड़ी चलाई होगी, ठीक है भाई, तो गाड़ी चलाते वक्त आपने कई बार स्टीयरिंग छोड़ के देखा है। जैसे ये गाड़ी है, आप चला रहे हो, सीधी चलती जा रही है, जब सीधी चल रही है उस टाइम पे कभी स्टीयरिंग छोड़ के देखना, तो आप देखोगे मोस्टली यस सर, क्या होता है, चलती रहती है सीधी। सीधी चलती रहती है सर। जब तक आपका रोड एकदम स्मूथ होगा सीधी चलेगी, है ना, और जितनी अच्छी गाड़ी होगी उसकी स्टीयरिंग उतनी कंट्रोल में होगी। अगर वो थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी जा रही है तो इसका मतलब उसके अंदर जो एंगल्स होते हैं, कैस्टर एंगल, कैम्बर एंगल, स्टीयरिंग ज्योमेट्री, वो गड़बड़ हो गई है, उससे टायर घिसते हैं। ये चेक करने का तरीका है, ठीक है। तो आपकी अगर गाड़ी सीधी चल रही है, हम हमेशा चाहते हैं कि आपकी गाड़ी डायरेक्शनल स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखे, यानी अगर वो सीधी चल रही है तो वो सीधी चलती रहे जब तक सब कुछ उसके फेवर में कंस्ट्रेंट है, यानी गाड़ी को कोई झटका नहीं लग रहा, गड्ढा नहीं आ रहा, तो वो सीधी ही चलती रहे। तो ऐसी स्टीयरिंग हो आपकी गाड़ी की कि गाड़ी आपकी अगर सीधी चल रही है तो सीधी ही चलती रहे, अगर आपने उसे छोड़ भी दिया तो भी, तो वो आपका कंट्रोल प्रोवाइड करती है गाड़ी को। तो पहला पॉइंट ऐसा है, ये है इसका, ठीक है। दूसरा है टू प्रोवाइड परफेक्ट स्टीयरिंग कंडीशन। परफेक्ट स्टीयरिंग कंडीशन मतलब परफेक्ट रोलिंग मोशन ऑफ द रोड व्हील एट ऑल टाइम, यानी आपका व्हील जो है वो परफेक्टली रोल करे। जो साइड व्यू है व्हील का,
ये ग्राउंड सरफेस है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्योर रोलिंग होगा, यानी कि वेलोसिटी जीरो होगी तभी वो प्योर रोलिंग होगा। अगर यहाँ पे वेलोसिटी जीरो नहीं है तो प्योर रोलिंग नहीं है, वहाँ क्या हो जाएगा, स्लिपिंग होना शुरू हो जाएगा। तो आप चाहते हो स्लिपिंग हो या रोलिंग हो, रोलिंग हो, तो परफेक्ट रोलिंग कंडीशन आपको फॉलो करनी है। तो आपकी स्टीयरिंग ऐसी होनी चाहिए कि वहाँ पे कोई स्लिपिंग ना हो, परफेक्ट रोलिंग हो। थर्ड पॉइंट, टू फैसिलिटेट स्ट्रेट हेड रिकवरी आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स टर्न। अब आप मेरे ये वाली बात समझ लें, क्या बोल रहा है थर्ड पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, ये गाड़ी चला दी आपने, ये आगे की तरफ चला रही है, फ्रंट है, ये फ्रंट है। अब गाड़ी टर्न ले रहे हो आप, तो टर्न लेते हो, टर्न लेफ्ट टर्न लिया मान लो, लेफ्ट टर्न लेके आप स्टीयरिंग व्हील को छोड़ दो, तो स्टीयरिंग व्हील आपने नोटिस किया अपने आप स्ट्रेट में घूम के रोटेट होके रिवर्स होके सीधा होने लगता है, देखा नहीं देखा भाई? यस सर। यस सर। व्हील को आपने ऐसे टर्न लेना है, तो आप स्टीयरिंग को ऐसे ऐसे घुमाओगे इस साइड एंटी क्लॉकवाइज 2-3 बार, उसके बाद आप उसे छोड़ दो, वापस नहीं मत घुमाओ, तो आपकी अपने आप ही व्हील जो है उल्टी घूमेगी और नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगी, ताकि आपका व्हील टर्न लेने के बाद गाड़ी सीधी हो जाए, तो सीधी चलती रहेगी ऐसे। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? जब आप गाड़ी को टर्न लेके छोड़ते हो, स्टीयरिंग को घुमाते हो, लेफ्ट टर्न लेते हो, तो लेफ्ट टर्न घुमाते हो, रोटरी मोशन देते हो एंटी क्लॉकवाइज, तो स्टीयरिंग को लेफ्ट रोटरी मोशन देके छोड़ दो, तो अपने आप वो उल्टी डायरेक्शन में घूमेगा और आपको सीधी डायरेक्शन में स्टेबल करने की कोशिश करेगा व्हीकल को। करता नहीं करता भाई, बोलो? यस अगर नहीं सर। करता तो एक बार चला के देखना। तो इसका मतलब गाड़ी नहीं जब सर, भी करता है करता है। अगर आपका वो मैनुअल अरेंजमेंट होगा गाड़ी का तो नहीं करेगा, अगर पावर स्टीयरिंग होगी तो करेगा, ठीक है। अब हमारे को ऐसी स्टीयरिंग चाहिए जो कंट्रोल दे, तो कंट्रोल कैसे दे कि आपका काम हेल्प करे, जब भी टर्न ले तो टर्न लेने में बाद में वापस उसको सीधा करना हो तो वो अपने आप उसको सीधा कर दे, ताकि उसमें आपको हेल्प मिले। पुरानी गाड़ियों में ऐसा नहीं होता था, अब होने लगा, मतलब नई गाड़ियों में अब आने लगा है। अभी मतलब ये नहीं कि अभी, मतलब कुछ दशकों से आ ही रहा है, ठीक है। तो ये वाली का मतलब यही है कि वो अपनी स्ट्रेट अहेड रिकवरी कर सके, जब टर्न ले, टर्न लेने के बाद वो वापस अपनी स्ट्रेट चलने की पोजीशन में आ जाए, तो वो तभी आएगा जब स्टीयरिंग कॉलम को एक बार टर्न लेने के लिए घुमाया, उसके बाद वापस वो उल्टी डायरेक्शन में घूम के सीधा हो जाए, ताकि आपकी गाड़ी सीधी चल पड़े। तो वो स्टीयरिंग आपकी ऐसी होनी चाहिए। टायर वेयर, आपकी स्टीयरिंग ऐसी होनी चाहिए कि उसकी टायर की जो वेयरिंग है वो सबसे कम हो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ जो आपके स्टीयरिंग के कॉन्सेप्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपके दिमाग में बिठा लेना। पहला है डायरेक्शनल स्टेबिलिटी, कीवर्ड्स बिठा लो। दूसरा है परफेक्ट रोलिंग कंडीशन या स्टीयरिंग कंडीशन। तीसरा है स्ट्रेट अहेड रिकवरी या स्टेबिलिटी, ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग ए टर्न। थर्ड है टायर वेयर आपका मिनिमम होना चाहिए। तो ये पॉइंट्स हैं कुछ। अब इसी में गुड स्टीयरिंग की क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो देख रहा है। तो पहला, स्टीयरिंग मैकेनिज्म शुड बी वेरी एक्यूरेट एंड इजी टू हैंडल। बिल्कुल इजी टू हैंडल होना चाहिए ताकि आराम से आप टर्न कर सको, इसलिए पावर स्टीयरिंग लगाई थी, पहले मैनुअल लगती थी क्योंकि डिफ़िकल्ट होती थी, टर्न लेने के बाद फिर से वापस उतने ही सर्कल आपको उल्टी डायरेक्शन में घुमाने पड़ते थे, अब नहीं घुमाने पड़ रहे। तो आपका स्टीयरिंग ईजी होना चाहिए और एक्यूरेट होना चाहिए, जितना आप घुमाओ उतना ही टर्न ले। जब आपने घुमाया थोड़ा और ज़्यादा टर्न ले गया, या आपने घुमाया बहुत ज़्यादा और थोड़ा सा टर्न लिया, तो दोनों ही केस में दिक्कत है, जितना आप घुमाना चाहो उतना ही घूमें। दूसरा है एफर्ट रिक्वायर्ड टू स्टेयर शुड बी मिनिमल, जितना भी आपको स्टीयरिंग करने के लिए जितनी ताकत लगानी पड़े वो कम से कम हो। अगर ज़्यादा लगानी पड़ेगी तो ड्राइवर थक जाएगा। एंड मस्ट नॉट बी टायरसम टू द ड्राइवर, तो थकेगा नहीं, थकना नहीं चाहिए बंदा। जब तक कब नहीं थकेगा, जब उसको एफर्ट जो है वो कम लगानी पड़ेगी। तो जब एफर्ट कम लगानी पड़ेगी तो आपका एफर्ट मिनिमम लगेगा, आपको टायरसम कम फील होगा डायरेक्ट ड्राइवर को। थर्ड, जो डायरेक्शनल मैकेनिज्म शुड आल्सो प्रोवाइड डायरेक्शनल स्टेबिलिटी। डायरेक्शनल स्टेबिलिटी, फिर से वही वर्ड आ गया देखो जो मैंने आपको बताया था। डायरेक्शन यानी कि अगर गाड़ी सीधी चल रही है तो सीधी चलती रहे, जिस पोजीशन में हो उसमें मेंटेन करके रखे। तो डायरेक्ट जिस डायरेक्शन में आप चल रहे हो वो स्टेबल रहे, उसमें ऐसा ना हो कि फ्लक्चुएट करे। मान लो आप गाड़ी चला रहे हो, थोड़ा सा गड्ढा आ गया, साला ऐसे घूम गई इधर, या इस साइड गड्ढा आ गया तो इस साइड घूम गई तुरंत, नहीं। गाड़ी थोड़ा सा भी बम्प आए हल्का सा तो भी वो मेंटेन करके रखे अपनी नॉर्मल जो पोजीशन पे वो चल रहा था। अगर स्ट्रेट चल रहा था तो स्ट्रेट पोजीशन को मेंटेन करके रखे, बिल्कुल सेंसिटिव ना रहे। इसी को कहते हैं डायरेक्शनल स्टेबिलिटी। तो दिस implies that the vehicle should have a tendency to return to its straight ahead position after turning। हम चाहते हैं गाड़ी हमेशा सीधी चले, तो सीधी में आप व्हील के स्टीयरिंग को छोड़ दो तो भी सीधी फॉलो करे, ठीक है। या फिर आप टर्न ले रहे हो, टर्न लेने के बाद वो गाड़ी फिर से सीधी, हम चाहते हैं कि सीधी चलती जाए, तो
अब इसीलिए वो जब टर्न लोगे तो टर्न लेने के बाद वो व्हील का स्टीयरिंग का जो होगा वापस उल्टी डायरेक्शन में घूमेगा अपने आप ही और आपकी गाड़ी को सीधी डायरेक्शन में लेके जाना चाहेगा। ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो रिक्वायरमेंट है हमारे स्टीयरिंग की। तो हमें जो स्टीयरिंग बनाना होगा, जो मैंने अभी आपको दिखाया था वीडियो में, वो स्टीयरिंग की अरेंजमेंट को इस तरह से अरेंज करना है कि वो इन चीज़ों को सेटिस्फाई करे। अब ये क्योंकि स्टीयरिंग जो होता है फ्रंट एक्सेल में होता है, इसलिए वो फ्रंट एक्सेल को बता रहा है कि ये फ्रंट एक्सेल का डायग्राम है, ठीक है, जो कि आपको दिखाया कि ये टाई रॉड दिखा रहा है, यहाँ पे आपका वो गियर वाला दिख रहा है जिसपे रैक, जिसे वो बोल रहे थे रैक, जिसके ऊपर ऐसे टीथ बने हुए थे, ठीक है ना। तो ये अलग अलग क्रॉस सेक्शन बता रहा है। तो ये अलग ही स्टीयरिंग जो पार्ट है वो अलग होता है, इससे अलग बना होता है इस तरह यहाँ पे, ठीक है। अब ये चेसिस या फ्रेम का एक पार्ट होता है जिसको फ्रंट एक्सेल बोलते हैं, जो थोड़ा सा इंक्लाइंड होगा, भी दिखाऊंगा। तो उसमें 2 सेक्शन लिए इसने, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा डिलीट कर देता हूँ। ये अगर उसके 2 कंपोनेंट है, अगर आप इन कंपोनेंट को देखो इस साइड में, तो ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का होता है या इलिप्टिकल क्रॉस सेक्शन रहेगा, इलिप्टिकल या फिर सर्कुलर ऐसे। लेकिन यहाँ पे जो होगा ये आई सेक्शन का क्रॉस सेक्शन होगा। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे इस फ्रंट एक्सेल पे, क्योंकि इस पे जैसे आपका व्हील माउंट होगा, इस पे भी आपका व्हील माउंट होगा, तो व्हील का रोटरी मोशन की वजह से इस वाले क्रॉस सेक्शन पे टॉर्क लगेगा। टॉर्क लगेगा नहीं लगेगा भाई? क्योंकि ये रोटरी मोशन है, रोटरी मोशन टॉर्क देता है। लेकिन गाड़ी का वेट भी है ऊपर, वो वेट इस एक्सेल पे लोड डालेगा नीचे, तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या लगेगा? फोर्स लगेगा, शेयरिंग फोर्स लगेगा। तो वेट की वजह से इस साइड में आपका स्ट्रेस जनरेट होगा, ठीक है, और या शेयर स्ट्रेस जनरेट होगा, और टॉर्क भी जनरेट हो रहा है क्योंकि व्हील रोटेट कर रहा है। तो व्हील रोटेट कर रहा है, उसकी वजह से इस पूरी एक्सेल पे आपका टॉर्क भी जनरेट हो रहा है और स्ट्रेस भी लग रहा है, टेंसाइल स्ट्रेस या शेयर स्ट्रेस। तो उन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से हमें चाहिए कि ये जो है ये इन दोनों फोर्स को सस्टेन करके रखे, टॉर्क भी झेल ले और जो बेंडिंग है वेट की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसको भी झेल ले। तो उसके लिए हमने ये डिफरेंट डिफरेंट क्रॉस सेक्शन अलग अलग जगह बनाए हैं। आई सेक्शन को अगर आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा होगा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ा भाई? हालांकि ये बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे, लेकिन मैं आपको इंटरेस्टिंग बताने के लिए कि आपने जो भी पढ़ा है वो कहाँ काम आता है। स्टोम पढ़ा नहीं पढ़ा भाई? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, यस सर। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपने क्वेश्चन देखे होंगे, आई से क्रॉस सेक्शन के क्वेश्चन आते थे ऐसे इसके, कि उसमें बेंडिंग यस सर। मूवमेंट निकालो, शेयर फोर्स निकालो। तो यस उसमें सर। यस शेयर सर। फोर्स जो होता है और बेंडिंग मूवमेंट जो होता है वो कम लगता है। अगर आप ये वाला क्रॉस सेक्शन लो ना रॉड का, ये वाला आई सेक्शन टाइप का, तो उसमें जो उसको बेंड करने के लिए जो ताकत चाहिएगी वो ज़्यादा चाहिएगी, उसको बेंड करने के लिए जो स्ट्रेस चाहिए होगा वो ज़्यादा चाहिए होगा, ज़्यादा फोर्स चाहिए होगी, तो वो ज़्यादा झेल सकता है। इसीलिए इसका क्रॉस सेक्शन जो है हमने क्या बनाया, आई क्रॉस सेक्शन। यहाँ पे हमने सर्कुलर क्यों बनाया? क्योंकि इसको लोड इतना नहीं है लेकिन इसका टॉर्क ज़्यादा झेलने का है, तो इसलिए इसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर और इलिप्टिकल बनाया। तो हमने देखा जब क्रॉस सेक्शन सर्कुलर या इलिप्टिकल बनता है तो वो टॉर्क ज़्यादा अच्छे से झेल लेता है, ठीक है। उसको टॉर्क की वजह से कौन सा स्ट्रेस जनरेट होता है? शेयर स्ट्रेस। भाई बोलो यस और नो। यस सर। यस सर। टी अपॉन आई पी इज इक्वल टू टाउ टी अपॉन अपॉन जे, आर, टॉर्क इक्वेशन। टी अपॉन जे, जी थीटा हाँ अपॉन एल, टाउ हाँ, अपॉन जो आर। भी है, पोलर मूवमेंट को आप आई पी बोल लो या जे बोल लो। टी अपॉन आई इज इक्वल टू टाउ अपॉन आर, है ना, सी थीटा अपॉन एल, याद होगा तो ये टॉर्क इक्वेशन कहते थे। टॉर्क से आपका कौन सा स्ट्रेस जनरेट होता है? शेयर स्ट्रेस। तो वो यहाँ पे लगता है। अभी देखो एक ही गाड़ी है, गाड़ी में आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी आ गया, इसमें मटेरियल इंजीनियरिंग भी आ जाएगी कि इसकी मटेरियल कौन सी होनी चाहिए, ठीक है। इसके अंदर लुब्रिकेशन का भी फैक्टर आ जाएगा, हर चीज़ आ जाएगी। कौन सी ऐसी इंजीनियरिंग है जो नहीं आएगी? सब कुछ आएगा। बस बात है कि आपने कितने इंटरेस्ट से पढ़ा, तब आपको समझ में आएगा। इस जानबूझ के मैंने थोड़ा सा ये इसको इन्वॉल्व किया है इसमें, ताकि आपको समझ में आए कि आपने यूज़ कहाँ करना है। सिर्फ रटना नहीं है कि सोम पढ़ा तो सोम अलग से लगेगी, कहीं नहीं लगेगी, सब यहाँ लगेगा। कहीं पे भी क्या चीज़ कहाँ लगेगी कुछ नहीं पता, ठीक है। अगर यहाँ हीट जनरेशन हो रही होती तो यहाँ हीट ट्रांसफ़र भी लग जाता, ठीक है, लेकिन यहाँ हीट अभी जनरेशन नहीं हो रही। तो ये आपको फ्रंट एक्सेल के बारे में इसलिए थोड़ा सा इसने बताया कि क्रॉस सेक्शन ऐसा रहता है। अब ये देखो यहाँ दिखा रहा है, बस इतना बता के आज के लिए ख़त्म कर रहा हूँ ताकि आप ब्रेक ले लो। ये पहला जो आपका देख रहे हो ये स्टव एक्सेल है जिसके ऊपर व्हील माउंट किया जाता है, ठीक है। इसमें व्हील माउंट किया जाता है, वन पार्ट जो बता रहे हैं। फिर ये जो है ये सेकंड वाला ये किंग पिन है। किंग पिन क्या होता है? एंगल को स्टीयरिंग देने का काम आता है, जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा था, मैंने दिखाया ना कि एक्सिस था जिसके अबाउट आपका व्हील जो है वो रोटेट करता है स्टीयरिंग कॉलम, तो ये वही है किंग पिन, ठीक है।
इसका फ़ायदा क्या होता है मैं अभी बाद में बताऊंगा स्टीयरिंग ज्योमेट्री में। ये थर्ड जो है ये फ्रंट एक्सेल है, ये देख रहे हो। और जो स्टीयरिंग का पार्ट था ये वाला टाई रॉड, ये फोर्थ है टाई रॉड, और ये स्टीयरिंग आर्म। तो स्टीयरिंग आर्म, टाई रॉड और साथ में ये फ्रंट एक्सेल, ठीक है। तो ये अलग अलग पार्ट्स आपके दिखाए हैं। जब आप आपके व्हील के अंदर रहेगा तो ये फ्रंट एक्सेल अलग से रहता है, पावर और स्टीयरिंग का मैकेनिज्म अलग से रहता है, ये आगे जो जा रहा है इधर। तो ये सारी चीज़ें आपकी देखने को मिलेंगी। अब इधर जो ये अरेंजमेंट है यहाँ पे, वो अरेंजमेंट कौन कौन से होते हैं, ये 4 टाइप के होते हैं। ये अगली क्लास में हम पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं स्टब एक्सेल, ठीक है। ये अगली में करते हैं हम, इसमें नहीं करेंगे। मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ फिर आपको फ्री कर देता हूँ। 1 मिनट रुक जाना, मुझे चेक कर लो, या तो आप जा सकते हो, ब्रेक ले लो आप, ठीक है। मैं अटेंडेंस